पहुंच गए क्या? नहीं, अभी 5:30 बजे हैं। अच्छा है, तुम्हें टाइम देखना आता है? तुम भी सीख सकती हो। कुकू टीवी किड्स ऐप डाउनलोड करो और एवरीडे कुछ नया सीखो। मोहनलाल जी एक गरीब किसान थे। वो दिन भर अपने खेतों में काम किया करते थे। उनकी एक बेटी थी, शोभा। पापा आइए, मैं आपका खाना ले आई। आ रहा हूँ। रोज शोभा अपने पापा के लिए खाना लेकर आती थी। शोभा को अपने पापा से बहुत प्यार था। वो अपने पापा के लिए हर दिन उनकी मनपसंद का खाना बनाकर लाया करती थी। अरे वाह, आज तो मटर की सब्जी है। हाँ, आपको बहुत पसंद है ना? ये लीजिए आपकी दवाई। पहले दवाई खाइए और फिर खाना। अरे बिटिया, इतनी सेवा मत करो कि मुझे तुम्हारी आदत पड़ जाए। तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा? क्या होगा? और मैं कहाँ जा रही हूँ? अरे बिटिया, अब तुम्हारी शादी होगी और तुम ससुराल जाओगी ना? नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है ससुराल। सभी लड़कियाँ ऐसे ही बोलती हैं। मैं कहीं नहीं जा रही। अब आप चुपचाप खाना खाइए। शोभा की हट देखकर मोहनलाल मुस्कुराया और चुपचाप खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद शोभा डिब्बा लेकर वापस घर चली गई। उस दिन मोहनलाल ने ये बात अपनी पत्नी पार्वती को बताई। कोई बात नहीं, जब उसके लिए दूल्हा मिलेगा तो अपने आप मान जाएगी। वैसे इस बात से याद आया, मेरी दीदी ने एक रिश्ते की बात चलाई है। रिश्ता बहुत बड़े परिवार से है, बहुत जमीन जायदाद है और लड़के के अपने खुद के कारखाने हैं। अच्छी बात है, उन्हें बोल दो आगे बात करने। मैंने बोल दिया है, आगे देखते हैं। अगर ऐसा अच्छा रिश्ता मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। हाँ, हमारी शोभा है ही सर्वगुण संपन्न, उसे अच्छा लड़का ही मिलेगा, मुझे यकीन है। मुझे भी। मोहनलाल और पार्वती शोभा के लिए अच्छे दूल्हे की प्रार्थना करने लगे। कुछ दिनों बाद पार्वती की बड़ी बहन उनसे मिलने आई। पार्वती, खुशखबरी है, उन्हें शोभा की तस्वीर बहुत पसंद आई है और इस रविवार को वो लोग लड़की देखना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी, तू सारी तैयारियां अच्छे से कर ले। मुझे उम्मीद है शोभा की शादी पक्की हो ही जाएगी। जी दीदी। ये खुशखबरी सुनने के बाद पार्वती खेत गई और वहाँ मोहनलाल को उसने ये खबर सुनाई। भगवान का लाख लाख शुक्रिया, अब बस ये रिश्ता जम जाए। सुना है बहुत पैसे वाला परिवार है, क्या हम इनके साथ रिश्तेदारी निभा पाएंगे? मतलब शादी पर खर्चे और गहने वहने? हाँ हाँ, हमने कितने सालों से गहने बनाने शुरू कर दिए थे। मुझे नहीं लगता इसमें कोई अड़चन आएगी। अच्छी बात है। मोहनलाल के घर में सुबह से तैयारियां शुरू हो गईं। शाम को लड़की वाले आए। वो लोग अपनी बड़ी कार से आए। शोभा ने उन सबको चाय नाश्ता दिया। शोभा को देखकर लड़के वाले खुश थे। हमें तो शोभा बहुत पसंद है। ये हमारा बेटा है कुमार, इसके 3 कारखाने हैं, अच्छा खासा कमाता है। जी। अगर आपको भी लड़का पसंद है तो रिश्ता पक्का कर देते हैं। मोहनलाल ने अपनी पत्नी और बेटी की ओर देखा। पार्वती ने हामी भरी। जी, हमें भी लड़का पसंद है। तो इस बात पे मुंह मीठा हो जाए। सभी ने एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई और शोभा और पार्वती का रिश्ता तय हो गया। लड़के वालों के जाने के बाद मोहनलाल ने और पार्वती ने भगवान का शुक्रिया अदा किया। अब शादी के खर्चे के लिए क्या करेंगे? मैंने 1 लाख रुपए जमा किए हैं, बाकी कर्ज ले लेंगे। नहीं पापा, आपको मेरी शादी के लिए कोई कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। अरे पर बेटी, हमें रिश्तेदारी भी तो निभानी है। उनकी हैसियत के हिसाब से शादी की तैयारियां करनी पड़ेंगी। नहीं पापा, हम अपनी हैसियत के हिसाब से तैयारियां करेंगे। आपने 1 लाख जमा करे हैं, उसी में हम शादी करेंगे। पर बेटा। पापा, मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी आप पर बोझ बने। ठीक है, हम बैठकर हिसाब करेंगे। जो पैसे बचेंगे उसी से शादी के कपड़े वगैरह खरीदेंगे। ठीक है। शोभा और मोहनलाल हिसाब करने लगे। अंत में हमारे पास 10,000 बचे हैं। इसमें दूल्हे के कपड़े, दुल्हन के कपड़े और मेरे होने वाले सास ससुर के कपड़े खरीदने हैं। 10,000 में ये सब कैसे होगा? दुल्हन की साड़ी ही 10,000 की होती है।
माँ मुझे इतनी महंगी साड़ी नहीं चाहिए, मैं सस्ती साड़ी में भी शादी कर ही सकती हूँ। पर लोग क्या कहेंगे? कुछ नहीं, आप बस शादी की सोचिए। कुछ दिनों बाद तीनों मिलकर खरीदारी करने गए। पहले उन्होंने दूल्हे और दूल्हे के पिता के कपड़े खरीदे। डिस्काउंट काट के 5,000 हुए हैं। मोहनलाल जी ने 5,000 दे दिए। रास्ते पे शोभा के सामने एक बूढ़ी औरत आई। बूढ़ी औरत ने काली साड़ी पहन रखी थी। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, इस गरीब की थोड़ी मदद कर दो। शोभा ने उस औरत को 100 रुपए दे दिए। भगवान तुम्हारी शादी खुशियों से भर दे। आपको कैसे पता कि मेरी शादी होने वाली है? साड़ी की दुकान के बाहर लोग अक्सर साड़ियाँ ही खरीदने तो आते हैं। तू ऐसे किसी को भी पैसे मत दे दिया कर। अब चल। पार्वती शोभा को चिल्ला रही थी, पर शोभा का ध्यान उस बूढ़ी औरत पर ही था। उस बूढ़ी औरत ने शोभा को आशीर्वाद दिया और मुस्कुराकर चली गई। फिर वो लोग साड़ियों की दुकान में गए। एक दुल्हन की लाल साड़ी दिखाना। नहीं, पहले आप एक अच्छी वाली साड़ी दिखाइए। सेल्समैन ने कई साड़ियाँ दिखाई। उसमें से शोभा ने एक गुलाबी साड़ी पसंद कर ली। ये 3,000 रुपए की है। ठीक है, अब आप एक लाल साड़ी दिखाइए जो 2,000 रुपए की हो। ठीक है। सेल्समैन ने कई लाल रंग की साड़ियाँ दिखाई। बेटा, ये सब दुल्हन की साड़ी नहीं लग रही हैं। हमें थोड़ी महंगी साड़ी लेनी चाहिए। अरे माँ, वो देखिए, वो साड़ी कितनी चमक रही है। मैं उसमें दुल्हन बनकर बहुत सजूंगी। वो कितने की है भैया? 1800। बेटी, एक बार और सोच ले, हम महंगी साड़ी लेते हैं। नहीं पापा, ये ठीक है, मुझे पसंद है। पैक कर दीजिए भैया। मोहनलाल और पार्वती अपनी बेटी के लिए अच्छी साड़ी खरीदना चाहते थे, पर शोभा जिद्दी थी। खैर, उन्होंने वो साड़ी खरीद ली। जैसे ही वो लोग घर पहुँचे तो पार्वती ने थैलियाँ खोलना शुरू किया। शोभा बेटी, तू मेरी बात मान, एक अच्छी लाल साड़ी खरीद लेते हैं, महंगी वाली। ऐसी सस्ती साड़ी देखकर लोग बातें करेंगे। नहीं माँ, मैंने जो साड़ी ली है वो बहुत अच्छी है, आप एक बार देखिए तो। पार्वती ने वो थैली खोली और साड़ी निकाली और फिर उस साड़ी को शोभा के कंधे पर रख दिया। देख, पर तभी जादू हुआ। कंधे पर साड़ी रखते ही साड़ी अपने आप बदल गई। वो साधारण साड़ी रेशम और हीरो की साड़ी में बदल गई। तीनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसे हो सकता है? ये तो असली हीरे लग रहे हैं। शोभा के चेहरे पे मुस्कान आ गई। मैंने कहा था ना, ये सबसे अच्छी साड़ी है। ऐसी हीरो की साड़ी भला किसके पास होगी? तीनों में से किसी को नहीं समझ में आया कि ये जादू कैसे हुआ। कुछ महीनों बाद शोभा वो हीरो की साड़ी पहनकर मंडप में आई। हीरो की चमक देखकर सभी लोग दंग थे और सभी लोग उस हीरो की साड़ी की वाहवाही कर रहे थे। मैंने सोचा था सस्ती साड़ी की वजह से हमारी बदनामी होगी, पर इस जादुई हीरो की साड़ी की वजह से हमारा नाम ऊंचा हो गया और दामाद जी के परिवार की इज्जत भी बढ़ गई। शोभा ने उस बूढ़ी औरत की मदद की और शायद इसी वजह से शोभा को वो जादुई हीरो की साड़ी मिली।